बच्चों कल हमने क्वेश्चन 5 पढ़ा था। क्वेश्चन 5 आपके एनसीईआरटी पेज नंबर 16 पे आपने फीचर्स के नाम लिखे हुए थे और बताना है कि ये फीचर इम्पोर्टेंट क्यों है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, 2 हमने कर लिए थे। तीसरा है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का इम्पोर्टेंस क्या है, तो फंडामेंटल राइट्स उसके इम्पोर्टेंस में लिखें, आंसर लिखें। फंडामेंटल राइट्स protect the citizens against the arbitrary मतलब कभी भी कुछ भी, arbitrary and absolute exercise of power by the state। फंडामेंटल राइट्स क्या करती हैं, हमें प्रोटेक्ट करती हैं, सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करती हैं। किस चीज से प्रोटेक्ट करती हैं, अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एंड एब्सोल्यूट पावर, एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट। आर्बिट्ररी मतलब कुछ भी, मतलब कभी भी कुछ भी कर दें, कोई भी रूल बदल दें, वैसा। आर्बिट्ररी एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर, और बिल्कुल पावर दिखाएं लोगों पे। ठीक है, तो स्टेट की उस चीज को कंट्रोल कौन करती है, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स है, इसलिए हम पे कोई मतलब हमारा कोई मिसयूज नहीं कर सकता है, कोई हमसे मतलब एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो क्या है, फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट द सिटीजन्स अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट। ठीक है, तो 4th नंबर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है, जो मतलब हम लोग चूज करते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स, जाके वो पार्लियामेंट में जाके बैठते हैं, इलेक्शन मतलब हम उनको इलेक्शन लड़वा के उनको मेन लीडर बनाते हैं, तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट because is important, parliamentary form of government is more democratic because people choose, CHOSE, people choose this form of government। लोग ही चुनते हैं, पीपल चूज दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल हैव रियल अथॉरिटी, मतलब जिसको हम चुनते हैं उसी के हाथ में पावर होती है, इसका मतलब इनडायरेक्ट हमको पावर होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने टेक्स्ट के क्वेश्चन सॉल्व किए। अब कुछ और थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं। देखो क्वेश्चंस जो इस बुक में से आ सकते हैं। पहला वाला, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। ड्राफ्टिंग कमिटी का चेयरमैन कौन था, जिसने ये कमिटी मतलब जो ये ड्राफ्टिंग कमिटी का है कि ड्राफ्टिंग कमिटी नाम क्या है चैप्टर का, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस कमिटी का चेयरमैन कौन था, उस कमिटी का चेयरमैन डॉक्टर BR अम्बेडकर था। कौन था, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो इंडिया की थी वो कब स्टैब्लिश हुई थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब वो जो लोग थे, वो जो 300 लोग थे, वो कब चुने गए थे, तो जुलाई 1946 में। ठीक है, जुलाई 1946 में वो लोग चुने गए थे और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी। हाउ मच टाइम डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टेक टू ड्राफ्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, ये जो लोग थे, उन्होंने कितना टाइम बनाया इस कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए या लिखने के लिए, कितना टाइम लगाया। ठीक है, तो 2 years 11
11 months and 18 days। कितना टाइम लगाया? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। 2 years 11 months and 18 days। ठीक है। नेम द परमानेंट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसका जो परमानेंट चेयरमैन मतलब कौन था? हमेशा का चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी, यहाँ देखो ड्राफ्टिंग कमेटी का यहाँ देखो कमेटी का चेयरमैन कौन था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, वो जो लोग थे 300 लोग थे, उनका चेयरमैन कौन था? वो 300 लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उनका चेयरमैन था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो कमेटी ड्राफ्ट कर रही थी, मतलब उस टाइम के लिए B.R. अम्बेडकर बना था, मतलब वो उस टाइम जो ड्राफ्ट हो रहा था कॉन्स्टिट्यूशन, तब B.R. अम्बेडकर को चेयरमैन बनाया गया था। पर जो परमानेंट चेयरमैन तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे, क्योंकि वो उस टाइम प्रेसिडेंट थे इंडिया के शायद। ठीक है, मतलब जो परमानेंट चेयरमैन है ड्राफ्टिंग कमेटी के, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या है? ठीक है, राइट्स कितनी है वो तो आपको पता है, आपने कल पढ़ी थी। ठीक है, 6 राइट्स हैं, पर उन राइट का मतलब क्या है? फंडामेंटल, द लीगल राइट्स मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। वो अधिकार, वो कानूनी अधिकार जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए हैं, लिखे गए हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट्स। ठीक है बच्चों, अभी थोड़े और क्वेश्चंस देख लो, अच्छे क्वेश्चंस हैं। एक्सप्लेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये मुझे समझाना भी रह गया था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है? ये आपकी एनसीईआरटी में पेज नंबर 14 पे लास्ट पैराग्राफ है। लास्ट पैराग्राफ में सेकेंड लाइन, दिस सेक्शन वॉज डिजाइन्ड बाय द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू इंश्योर ग्रेटर सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स and to serve as a guide to the independent Indian state to institute laws and policies that help reduce the poverty of the masses। देखो, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, शॉर्ट फॉर्म क्या है? DPSP। तो ये DPSP, जैसे आपने क्या पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फंडामेंटल राइट्स रखी 6, और वो फंडामेंटल राइट्स किसके लिए थी? हम सिटीजन्स के लिए। तो अभी हमारे लिए तो फंडामेंटल राइट्स हैं, हमें पता है हमें ये करना है, ये हमारे अधिकार हैं, पर हमारे स्टेट के लिए, मतलब हमारे देश के लिए, जो हमारा आजाद देश था, मतलब गुलामी के बाद जब आजाद होने वाला था, उस देश के लिए भी तो थोड़े प्रिंसिपल्स होने चाहिए ना। तो मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उनके लिए भी प्रिंसिपल्स रखे, उनको भी कुछ चीजें हैं जो फॉलो करनी है। किसको? जो हमारी गवर्नमेंट होगी, हमारे स्टेट की, इंडियन स्टेट की गवर्नमेंट होगी। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी मतलब प्रिंसिपल्स डायरेक्ट कर रहे हैं, मतलब उनको प्रिंसिपल्स दे रहे हैं, गाइड करने के लिए प्रिंसिपल्स दे रहे हैं स्टेट पॉलिसी। मतलब स्टेट वालों को ऐसी पॉलिसीज बनानी है, देश को ऐसी पॉलिसीज बनानी है जो कि लोगों के हित में हो। ठीक है, देखो दिस सेक्शन सेकेंड लाइन में है, दिस सेक्शन वॉज डिजाइन्ड बाय द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। दिस सेक्शन मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वॉज डिजाइन्ड बाय द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। किसने डिजाइन किया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने। टू इंश्योर ग्रेटर सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। क्यों डिजाइन किए थे ये प्रिंसिपल? वो चाहते थे कि हमारे देश में सोशल मतलब सामाजिक बदलाव और इकोनॉमिक बदलाव आए। ठीक है, एंड टू सर्व एज अ गाइड टू द इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट। इस पॉलिसी के अंतर्गत ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है,
इसमें इंडिया को बताया गया है, सरकार को बताया गया है कि आपको देश में इकोनॉमिक और सोशल वेलफेयर कैसे लाना है, ठीक है। उनको गाइड करने के लिए इसमें नियम लिखे गए हैं, लॉज लिखे गए हैं, आर्टिकल्स लिखे गए हैं, ठीक है। बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे गए हैं जो उनको फॉलो करने, कानून है जो एक स्टेट को फॉलो करने हैं, ठीक है। टू इंस्टीट्यूट लॉज एंड पॉलिसीज दैट हेल्प रिड्यूस द पॉवर्टी ऑफ द मासेस। ये सब क्यों किया गया है? इंस्टीट्यूट द लॉज, इंस्टीट्यूट द लॉज मतलब लॉ, ऐसे कानून बनाओ जो, और ऐसे कानून और पॉलिसीज बनाओ जिससे गरीबी कम हो, लोगों की गरीबी कम हो। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही बनाया था, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी तब बनाया था। किसके लिए बनाया था? इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट के लिए बनाया था। क्यों बनाया था? फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल रिफॉर्म्स। भाई तुम लोगों की, भाई जो लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करो, लोगों की बेहतरी के लिए बनाया था। और दूसरा कि ऐसे ऐसे नए नए कानून लाओ, ऐसी पॉलिसीज लाओ जिनसे गरीबी हटे, ठीक है। जैसे कि अभी भाई बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसा आंदोलन है। फिर ऐसे बहुत सारे कानून है जो सरकार बनाती है, ठीक है, गरीबों के हित के लिए। तो किसके अंतर्गत बनाती है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। उनको कहा गया है कि आपको टाइम टू टाइम लोगों के लिए, लोगों के भले के लिए नियम बनाने हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेज नंबर 14 पे लास्ट पैराग्राफ में सेकेंड लाइन से फिर पूरा लिखना है। ये हमारा छूट गया था, मेरा समझाना रह गया था, मैंने आपको बता दिया अभी, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ देखें, सेकेंड क्वेश्चन है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड अ लिविंग डॉक्यूमेंट हाउ, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको जीता जागता डॉक्यूमेंट कहा गया है। मतलब जीता जागता कौन है? जो हाजिर डॉक्यूमेंट है। मतलब हाजिर मतलब प्रेजेंट की चीज कही गई है। लिविंग डॉक्यूमेंट मतलब आज का कहा गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो कितने साल पुराना है, ठीक है। मतलब कब बनाया गया था? 1950 में इसको मतलब फाइनल किया गया था। तो 1950 में आज चल रहा है 2020, ठीक है। तो 70 साल हो गए और इसको लिविंग डॉक्यूमेंट बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डायनामिक। डायनामिक मतलब जिसमें आप बदलाव कर सकते हो। डायनामिक मतलब कभी भी स्थिति के हिसाब से आप बदलाव कर सकते हो। जैसे कि 3 तलाक का कानून, ठीक है। मतलब 3 तलाक का कानून था ही नहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो अभी वो 3 तलाक का कानून पास हुआ है कि आप भाई 3 बारी तलाक 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 बोल के डिवोर्स नहीं कर सकते हो अपनी वाइफ को, ठीक है। जो पहले ये कानून, तो अभी ये कानून लाया गया है, ठीक है। तो नए नए कानून ऐड हो सकते हैं, ठीक है, लोगों की भलाई के लिए, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डायनामिक। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? डायनामिक है। मतलब बहुत ज्यादा इसमें चेंज होने की, मतलब चेंज होने के लिए तत्पर होता है। अगर अच्छे के लिए चेंज हो, ठीक है, कुछ अच्छाई है तो उसके लिए चेंज होने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार रहता है। इट कैन बी अमेंडेड टू सूट द चेंजिंग कंडीशंस ऑफ द कंट्री। इट कैन बी अमेंडेड। अमेंडेड वर्ड का मतलब सुधारा। इसमें सुधारा ला सकते हैं। कब सुधारा ला सकते हैं? इट कैन बी अमेंडेड टू सूट द चेंजिंग कंडीशंस ऑफ द कंट्री। जो हमारे देश के हालात हैं उनमें बदलाव लाने के लिए, अच्छे बदलाव लाने के लिए इसको टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ता है। So the provisions have been made in the constitution for its amendment from time to time. इसलिए प्रोविजंस मतलब इसीलिए वो रास्ते निकाले गए हैं, इसलिए ऐसा किया जाता है कि टाइम टू टाइम इसमें बदलाव या सुधार लाते हैं। मतलब अगर मैं बोलूं सिर्फ 2015 तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 100 बदलाव हो चुके हैं, 100, ठीक है। तो छोटे छोटे बदलाव होते रहते हैं, ठीक है। Which two constitutional values make India a secular state? ठीक है। कौन सी 2 वैल्यूज हमें एक सेक्युलर देश बनाती हैं? सेक्युलर मतलब आप जब फ्रीली अपना धर्म अपना पाओ। तो कौन सी वैल्यूज हैं 2 जो आपको आपका धर्म फॉलो करने दे रही है? तो पहली है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, वो राइट तो है ही, धर्म की बात है।
और दूसरी राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, आपको पता है मैं कोई भी धर्म अपनाऊंगा या अपनाऊंगी मुझे इक्वालिटी मिलेगी, क्योंकि मेरे भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये राइट दी है कि भले आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जात के हो, पात के हो, गरीब हो, अमीर हो, आप इक्वल हो। ठीक है, हम सब इक्वल हैं। ठीक है, अच्छा एक लास्ट मैंने फिल इन द ब्लैंक्स रखा है। ठीक है, एक फिल इन द ब्लैंक्स है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम्ड बाय ब्लैंक। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। किसने बनाया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, और कितनी राइट्स रखी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने? 6 फंडामेंटल राइट्स रखी थी। ठीक है, तो आज ये जो हमारा चैप्टर है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपका जो सिविक्स का चैप्टर 1 है वो पूरा होता है, और अब हम चालू करेंगे जो आपका हिस्ट्री का चैप्टर 1 है। ठीक है, आप देखें ये अच्छे से सारा लिख के मुझे व्हाट्सएप करिएगा।